Hi everyone, I am Bablu Kumar. I am the faculty of Arts, Star Academy. So I am going to teach you. मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। फेडरलिज्म है क्या? तो सबसे पहले फेडरलिज्म की बात करें, संघवाद की बात करें तो संघवाद सबसे पहले विश्व में अमेरिका में आया था। अमेरिका में सन 1789 1789 में आया था। ये मॉडर्न है। अगर एंशिएंट की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में यानी कि वर्ल्ड में भी एक वज्जी संघ हुआ करता था, जो कि इंडिया में खासकर बिहार में वैशाली बोलते हैं उसको, वज्जी संघ भी बोलते थे। ये एक तरह से कन्फेडरेशन था, एक तरह से संघ था, फेडरेशन था। कुछ छोटे छोटे स्टेट्स थे उस समय, कबीले होते थे, महाजनपद होते थे। तो एंशिएंट में ये वज्जी संघ था, मॉडर्न में ये अमेरिका है। खासकर हमने अमेरिका का ही कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन इंडिया की फेडरलिज्म की बात करें भारत में, तो इंडिया ने जो फेडरलिज्म संघवाद की विचारधारा को अपनाया है। भारत ने संघवाद की विचारधारा अपने संविधान में अपनाया है या लिया है, ये अडॉप्ट किया है। ये कहां से हमने अडॉप्ट किया है? कनाडा से। कनाडा के संविधान से संघवाद के विचार को लिया है, भारतीय संघवाद। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि संघवाद का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो एक शब्द में अगर हम बात करें कि संघवाद क्या होता है, तो संघवाद में सिंपल सी बात होती है कि संघ का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में, एकदम कुछ नहीं आपको पता है तो संघ का मतलब संगठन या समूह होता है। लेकिन यहाँ पे संघ का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा। यहाँ पे मतलब होगा आपका शक्तियों का बंटवारा। संघ का मतलब शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिंपल सी भाषा में हम कहें तो संघ का मतलब शक्तियों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक कंप्लीट परिभाषा की बात करें कि संघवाद है क्या, तो एक सिंपल सी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे संघवाद क्या होता है। इस संघवाद दो या दो से अधिक राज्यों का राजनीतिक संगठन है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच में होता है। सामान्यतः हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, संघवाद के डेफिनेशन की बात करें तो संघवाद में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा शक्ति हो गए, देश हो गए या राज्य हो गए, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। सिंपल सी बात करें, अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में खासकर इंडिया का बहुत ही सिंपल सा है, हम इजीली समझ सकते हैं। इंडिया में है अभी एट प्रेजेंट 28 क्या है स्टेट्स है और 8 है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 8 राज्य, 28 है यानी कि 28 राज्य है। इंडिया क्या है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज जिसको बोलते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक तरह से संगठन है, और इस संगठन से मिलकर, इन सभी संगठनों से मिलकर एक इंडिया एक संघ बना है, संगठन बना है। इसको हम फेडरल स्टेट बोल सकते हैं इंडिया। लेकिन इंडिया के फेडरल स्टेट की हम बात करें तो इंडिया एक कंप्लीट फेडरल स्टेट नहीं है, पूर्ण रूप से एक संघ नहीं है। भारत को हम अर्ध संघ कह सकते हैं। इसके अलग अलग रीजन है, उसको रीजन हम बाद में जानेंगे। पहले हम
आगे की चीजें देखते हैं, संवाद की विशेषता क्या है। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको समझना है तो आप पहले देख लीजिए और देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में, हाँ, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और देख लिया होगा। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषता। तो संघवाद के बारे में जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि संघवाद में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होता है। हालांकि हम देखें तो ये 2 टायर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, वैसे इसमें 3 टायर होता है, यानी 3 स्तरीय होते हैं, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार होता है, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं रहा। बेसिकली हम बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकार के बारे में था। तो हम संघवाद की विशेषताओं के बारे में बात करें, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करें, तो बेसिकली ये होता है 2 टायर के लिए। 2 टायर यानी कि टू टायर कैसे होगा, 2 स्तरीय कौन कौन से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे हमारी शक्तियां बराबर बटी होती है, बराबर होती है। फेडरलिज्म पे है संघवाद में, मैं भारतीय संघवाद में अभी नहीं आया हूँ। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद तो ये हमने बात किया कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। इसके बाद बात करते हैं संविधान द्वारा सरकार का गठन, यानी कि संघवाद में कभी भी गठन होता है तो किसी एक पावरफुल तानाशाह या डिक्टेटर के थ्रू नहीं होता है, संविधान के द्वारा होता है, यानी कि लोग चुने होते हैं, संविधान की शक्ति के द्वारा उनका गठन होता है। इसके बाद बात करें हम कि यहाँ की जो न्यायपालिका होती है, यानी कि संघवाद में न्यायपालिका होती है, वो स्वतंत्र होती है, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है कोई भी निर्णय लेने के लिए, और अपने से अधीनस्थ न्यायालय यानी कि अपने नीचे के न्यायालय के कोई भी फैसले है उस पर देख सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टॉपिक समाप्त होता है, यानी कि संघवाद की विशेषता पर। अब हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट आते हैं हम इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात करें, यानी कि भारतीय संघवाद की विशेषता की बात करें, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद की विशेषताओं की बात करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संघवाद में शक्तियों का बंटवारा है बराबर बराबर, वैसे ही भारतीय संघवाद की विशेषता में जानेंगे कि भारतीय संघवाद कैसा है। तो हमारे संघवाद में हमने भारतीय संविधान जब भी बन रहा था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमने भारतीय संविधान को अपनाया था, तभी हमने संघवाद के कॉन्सेप्ट को भी अपनाया था। जैसे कि मैंने बताया वो कहाँ से अपनाया था, कौन से देश से अपनाया था, वो कनाडा के संविधान से हमने अपनाया था। इसके बारे में बखूबी मैंने बता दिया पिछले क्लास में। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो भारतीय संघवाद है वो लिखित संविधान है, यानी कि भारतीय संघवाद का जिक्र भारत के संविधान में है, जो कि भारतीय संविधान लिखित है। दूसरी बात करें कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है जो न्याय देने की काम करती है, यानी कि हमारे जो कोर्ट है वो क्या काम करते हैं, वो स्वतंत्र है, उस पर सरकार का दबाव नहीं होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, और उसके अधीनस्थ न्यायालय भी अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, अपने फैसले देते हैं। इसके बाद हम बात करें शक्तियों का विभाजन। जैसा कि मैंने बताया इस संघवाद में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी शक्तियों का बंटवारा इट मींस, शक्तियों का बंटवारा मींस कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है। यानी कि हमने एक लाइन खींचा है, एक रेखा खींचा है, जो बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, या लोकल गवर्नमेंट यानी कि हमारे स्थानीय सरकार क्या काम करेगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डेडलाइन में हम देखेंगे। उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अब आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। मैं साइड आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीजों को समझ लिया होगा। अब हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा न्यू टॉपिक है भारत में संघवाद, फेडरलिज्म इन इंडिया। तो देखो, इंडिया जब आजाद हुआ है, इंडिया आजाद होता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 हमने संविधान बनाने की शुरुआत की। संविधान फाइनली हमारा बनके तैयार हो गया, और ये संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान को हमने लागू भी कर दिया 1950 में। 1949 में हमारा संविधान तैयार हो गया, 1949 में, 50 में हमने लागू हो गया। वहीं से हम जैसे हमारा संविधान लागू हुआ और इंडिया बन गया रिपब्लिक।
ठीक है, यानी कि इंडिया एक गणराज्य बन गया, रिपब्लिक जिसको बोलते हैं। गणराज्य बनने के साथ ही इंडिया ने एक और कॉन्सेप्ट को अपनाया, उस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया संघवाद। एक और विचारधारा अपनाया संघवाद, जो कि संघवाद का विचारधारा में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि संघवाद जो है कनाडा के संघवाद का जो विचार है हमने कनाडा के संविधान से लिया था। और इस संघवाद में खासकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 देखे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 1 देखे तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, हिंदी में तो बिल्कुल सही बोला कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन इंग्लिश में वही क्या बोलता है कि इंडिया शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे हमारा पेज फर्स्ट आता है, यहाँ पे वर्ड्स पे हिंदी में तो बिल्कुल बोला सही कि संघ होगा, बिल्कुल सही है संघ, लेकिन इंग्लिश में जैसे आता है तो इंग्लिश में बोलता है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन, अब सोचो हम लोग अभी संघ के लिए पढ़ रहे हैं, फेडरल या संघवाद के लिए बेसिकली हम लोग बोल दे रहे हैं फेडरलिज्म, लेकिन इंग्लिश में इंडिया में फेडरलिज्म संघ के लिए फेडरल वर्ड या फेडरलिज्म वर्ड ना बोल के यूनियन बोला है। क्यों? क्योंकि यूनियन, इंडिया भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन के लिए सिंपल सी भाषा में देखें हिंदी में तो इकाई से हम अर्थ लगाते हैं, इसका मीनिंग इकाई से होता है। वो इसलिए लगाया गया है कि इंडिया में जो अपनाया गया था, इंडिया जब आजाद हुआ था, इंडिया आजाद हुआ 1947 को, तो इंडिया ने देखा कि कैसे इंडिया उपनिवेश था, कॉलोनी था किसका? ब्रिटेन का। तो इंडिया ने देखा कि इंडिया कैसे अलग अलग पार्ट में इंडिया बन गया है, चाहे जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे, या प्रिंसली स्टेट्स खासकर हम बात करें, यानी रजवाड़ों के आधार पे 565 रजवाड़े थे। इंडिया नहीं चाहता था कि फिर से इंडिया फिर से बट जाए, इसलिए इंडिया ने अपने आप को यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए ऐसा सोचा, यानी कि ऐसे देश की, ऐसे राज्य की विचारधारा को अपनाया जिसको संघवाद का नाम दिया, यानी कि इंडिया ने एक मजबूत संघ की विचारधारा को अपनाया, यानी कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर की बात की, यानी कि एक शक्तिशाली केंद्र की बात की, यानी कि मजबूत संघ की बात, यानी कि यहाँ पे मजबूत संघ की जैसे ही हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की बात करते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे मजबूत संघ मतलब कि हमारी केंद्र सरकार मजबूत हो जाएगी और राज्य सरकार केंद्र सरकार के मुकाबले थोड़ी सी आपको यहाँ पे कमजोर दिखाई पड़ती है। वो ऐसे क्योंकि जितने भी हमारे अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी होती है तो उसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके लिए भी राष्ट्रपति चाहिए। CJI जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति करना हो, कै की नियुक्ति करना हो, उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। विदेशी राष्ट्रों से, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं अगर हरियाणा को व्यापार करना हो, अमेरिका के साथ व्यापार करना हो, हरियाणा को अपने डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका के साथ बेचना हो, ट्रेड करना हो, तो भी उसको भारत सरकार की अनुमति, यानी भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। इस तरह हम देखते हैं कि इंडिया ने फाइनली ये सोचा कि एक मजबूत केंद्रीय सरकार होना चाहिए, और इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ गए एक
मजबूत केंद्र सरकार की तरफ, यानी कि जिसको हम नाम देते हैं कि क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था, यानी कि इंडिया बन गया क्वासी फेडरल सिस्टम, यानी कि इंडिया का जो संघ है वो अर्ध संघ है, कंप्लीट संघ नहीं है, पूर्ण संघ नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इंडिया, भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था कैसे है, इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट कैसे है, क्वासी फेडरल इंडिया में सिस्टम कैसे है। तो हम देख, आप लोग याद करो कि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में क्या है कि जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, हमने अपना संविधान बनाया, संविधान लागू किया। संविधान लागू करने के बाद क्या किया हमने कि संविधान लागू करने के साथ ही हमने एक संघीय व्यवस्था को अपनाया, जो कि हमने कर्नाटक संविधान से लिया। अब कर्नाटक संविधान से हमने लिया, जिसमें हमने किस टाइप की संविधान, यानी कि हमने किस टाइप के संवाद की कॉन्सेप्ट को सोचा, किस तरह की विचारधारा को सोचा। तो हमने सोचा कि एक ऐसा संवाद होना चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए, जो कि राज्यों का समूह तो हो, यानी कि इंडिया शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो हमारा आर्टिकल 1 कहता है। लेकिन हमने संघ के जगह पे इंग्लिश में फेडरल वर्ड यूज ना करके हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, जो कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है कि इंडिया शैल बी ब्लैंक दे देगा, इंडिया शैल बी ... फेडरल और यूनियन दे देगा, ऑप्शन में ए में ऑप्शन ए फेडरल, बी में यूनियन, ऐसे करके दे देगा। तो आपको यूनियन ही भरना है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर है, यानी कि इंडिया में भी क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन कैसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर, यानी कि ज्यादा पावर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लेस पावरफुल है, कम स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अगर हम कि ये कैसे है, तो इन्हीं सब रीजन से हम इंडिया को कहते हैं अर्ध संघीय। इंडिया को अर्ध संघीय शासन व्यवस्था क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इंडिया को अर्ध संघीय शासन व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया को अर्ध संघीय व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, यानी शक्तिशाली है, राज्य सरकार के मुकाबले। सबसे सिंपल सी बात करें तो क्या है, इंडिया को क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो अर्ध संघीय शासन व्यवस्था इसलिए है क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है और राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार मजबूत है, राज्य सरकार कम मजबूत है। मजबूत इन द सेंस की डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने की क्षमता में है, ठीक है, राजनीति के क्षमता में। अब हम बात करते हैं, ये तो है ऐसा इंडिया के लोगों ने क्यों सोचा, इसलिए इंडिया के लोगों ने इसलिए सोचा कि पावरफुल सेंटर होना चाहिए क्योंकि भारत फिर से अलग ना हो जाए। क्योंकि देख, इंडिया जब आजाद हुआ था या आजादी के पहले, जैसे कि मैंने पहले पिछले टॉपिक में भी बताया था मैंने कि इंडिया जब आजाद हुआ या आजाद होने से पहले इंडिया जब गुलाम था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन ने हमें अलग अलग जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे तोड़ रखा, खासकर तोड़ रखा था, रजवाड़ों में तोड़ रखा था। तो इंडिया, भारतीय लोग, भारतीय संविधान निर्माताओं या भारत को जिन्होंने आजादी दिलाई, हमारे राजनेताओं, इन सब ने ये सोचा कि इंडिया के ऐसा संविधान बनाना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो काफी स्ट्रांग हो और फिर से इंडिया का पार्टीशन ना हो, इंडिया का बंटवारा ना हो,
इसलिए भारत में एक संघीय व्यवस्था की कल्पना की जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो, राज्य सरकार कम पावरफुल हो। इसके पावर को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे पावरफुल है। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके कुछ पॉइंट्स है जो लिख कर देता हूँ। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है और राज्य सरकार कम पावरफुल है। तो मैं साइड आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टॉपिक को समझ लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक शक्तिशाली केंद्र सरकार कैसे है, तो एक स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली केंद्र सरकार कैसे है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे थी, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं यानी और बताया है। सबसे पहले में हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल क्यों है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के मैंने रीजंस ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे होंगे के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करना। देखो गवर्नर्स वो होते क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं, ये केंद्र सरकार के एजेंट्स होते हैं जो कि जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है या जो अपॉइंटेड होते हैं कहाँ पे, स्टेट्स में, राज्यों के अंदर, जो यानी कि वो निगरानी करते हैं, एक तरह से वो नजर रखते हैं स्टेट के ऊपर। स्टेट यानी कि राज्य कोई भी ऐसा कार्य ना कर सके जिससे केंद्र सरकार के अगेंस्ट हो या केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं विरोध में हो। कहीं ना कहीं कंट्रोल रखते हैं, यानी कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं और ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं राज्य सरकार को। हालांकि ये डायरेक्टली नहीं होता, ज्यादातर सामान्यतः ये इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि आपने ज्यादातर ये सुना होगा कि दिल्ली में अभी जो केजरीवाल थी, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले तक केजरीवाल की गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ दिल्ली के सीएम थे केजरीवाल, और यहाँ पे हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्य जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, हमारे राज्यपाल होते थे, उपराज्यपाल होते थे, उनके सामने नोक झोंक हुआ करता था। ये एक एग्जाम्पल है, इसका बेहतर एग्जाम्पल है जो हम समझ सकते हैं इसका। दूसरी बात करते हैं हम सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की बात करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति करना हो, वो भी राष्ट्रपति की मर्जी से होता है, राष्ट्रपति के नाम होता है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना हो, उसमें भी केंद्र सरकार यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल आता है, यानी प्रेसिडेंट का साइन होता है, प्रेसिडेंट ये अपॉइंटमेंट इनकी करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं। हालांकि ये सेंटर के ही पार्ट होते हैं। कौन? ये चाहे चीफ जस्टिस हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं हम सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, इनकी नियुक्ति करना हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करती है, अपॉइंटमेंट करती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करती है। अगर हम यानी कि इंडिया हो यानी या इंडिया के कोई भी स्टेट्स को, लाइक स्टेट जैसे ही मैंने पहले टॉपिक्स में आपको हरियाणा के एग्जांपल बताया था। सपोज कीजिए राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, गुजरात हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य को अगर विदेशी राष्ट्रों के साथ समझौता करना हो, मान लीजिए कि बिहार को समझौता करना है, बिहार को नेपाल के साथ समझौता करना है, तो बिहार गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। बिहार गवर्नमेंट को परमिशन लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पार्ट होते हैं उनसे समझौता करना हो, उनसे परमिशन लेना होगा। और उस परमिशन के थ्रू ही जब भारत सरकार के परमिशन मिल जाता है तभी जाके समझौता कर सकती है बिहार की गवर्नमेंट, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो। सेम ये हर स्टेट पे लागू होता है, यूनियन टेरिटरीज पे लागू होता है। हालांकि यूनियन टेरिटरीज यानी कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का तो केंद्र का यानी कि भारत सरकार का जो केंद्र सरकार है उसका तो डायरेक्टली नियंत्रण होता है, तो उसमें जहाँ तक ये चांसेस कम होते हैं कि इसमें परमिशन लेने की बात है, क्योंकि डायरेक्टली परमिशन ले लिया जाता है वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, लेकिन और या सीएम वहां के सीएम के थ्रू। लेकिन जब स्टेट्स की बात आती है तो वहां पे स्टेट्स को जाके परमिशन लेना ही पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक मजबूत केंद्र सरकार की बात करती है, यानी कि भारतीय संघवाद में एक मजबूत संघ केंद्र सरकार है जो कि यहाँ पे अपना शक्तिशाली अपने वर्चस्व जमा के रखती है ताकि भारत को अलग अलग बंटने से रोक सके। ये एक तरह से हमारे संघवाद में एक संघवाद के एकात्मक लक्षण में भी हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि यूनिटरी यानी कि एकात्मक लक्षण कौन कौन से है, इंडियन फेडरलिज्म के यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं, भारतीय संघवाद के अलग अलग या एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं बताना हो। ये पेपर में आपके आता है, पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संघवाद के एकात्मक लक्षण या भारतीय संघवाद के संघात्मक
लक्षण का वर्णन करे, ये साफ साफ आपके पेपर में आता है और उसको लिखना होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइन में जाता हूँ, देख लीजिए, समझ में ना आए आप डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं प्लीज। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लिया होगा, ये टॉपिक समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये समझ लिया होगा। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग देखिए, समझिए, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए क्या फीडबैक है वो सजेस्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।